हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। और बच्चों, ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें हम 31 क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि ये क्वार्टरली शब्द दिया गया है के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है। तो ये क्वार्टरली जो है बच्चों, इसके लिए हमें सटीक हिंदी शब्द बताना है। तो ये इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला दिया गया निर्देश होता है, या त्रिमासिक होता है, या आदेश होता है, या अनुदेश होता है। तो बच्चों, जो क्वार्टरली होता है इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो क्वार्टरली को हिंदी में हम त्रिमासिक बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा, त्रिमासिक। अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है। तो बच्चों, जो सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजे जाते हैं, यानी उन्हें हम सरकारी पत्र होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है अनुस्मारक, दूसरा है अधिसूचना, तीसरा ऑप्शन है परिपत्र, और फोर्थ ऑप्शन है कार्यालयीय आदेश। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमें राइट आंसर बताना है, क्या कहते हैं। यानी सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है। तो बच्चों, क्या कहलाता है? यानी परिपत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मान लीजिए बच्चों कि पीएमओ ऑफिस, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, वहां से कोई पत्र निकला, ठीक है, और उस वह जो मतलब कोई आदेश निकला है, और वह आदेश सभी राज्य सरकारों, यानी उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सभी राज्य सरकार जितने भी स्टेट हैं सभी के लिए है। तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वह जो है सभी राज्य सरकारों को पत्र जाएगा। तो ऐसे पत्रों को क्या बोलते हैं? हम परिपत्र बोलते हैं, जो सभी राज्य सरकारों को भेजे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों कि ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, यानी मजदूरों की बस्तियों में। ये स्टार्टिंग में दिया गया है और बीच में ये रे ले वे ये 4 पॉइंट दिए गए हैं। इन्हें हम क्रमवार व्यवस्थित करेंगे, और बाद में क्या आएगा? बिगड़ने की संभावना रहती है। यानी स्टार्टिंग में ये शब्द आएगा और लास्ट में ये आएगा, और इन दोनों के बीच में हमें इन्हें सेट करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे कर लीजिए, या वीडियो को पॉज कर कर बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो बच्चों, मजदूरों की बस्तियों में, ठीक है, मजदूरों की बस्तियों में क्या होगा? वहां के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के, या व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से, तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं। तो इस सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? तो देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया गया है? मजदूरों की बस्तियों में, ठीक है, व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, तथा, यानी पहले नंबर पर ये आएगा। यानी मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, ठीक है, तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं, यानी दूसरे नंबर पर ये आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आना चाहिए? इसके बाद आना चाहिए सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से। तीसरे नंबर पे ये आना चाहिए, वहां के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। ये फोर्थ नंबर पर आना चाहिए। एक बार वाक्य को हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि क्या हमने सही लगाए हैं। ठीक है, मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, दूसरे नंबर पर क्या था? तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से, वहां के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। यानी हमारा क्या बच्चों, अगर हम इन्हें इस हिसाब से लगाते हैं, यानी पहले नंबर पे क्या होना चाहिए? पहले नंबर पर रे होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे क्या? वे होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर क्या होना चाहिए? ले होना चाहिए, और फोर्थ नंबर पर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। अगर हम इन्हें इस प्रकार लगाते हैं, रे वे ले ये के अकॉर्डिंग, तो हमें हमें क्या? एक पूरा कंप्लीट वाक्य अर्थपूर्ण मिल रहा है। तो देखते हैं इन चारों में से ये ऑप्शन कहाँ पर दिए गए? रे से। तो रे से एक ही स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर ए, रे वे ले ये। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों, ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं
और ये एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप इन क्वेश्चन में जल्दबाजी कर दोगे तो क्या ये एग्जाम में गलत हो जाते हैं और एक अच्छा खासा एक नंबर आपका कट जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि संगीत द्वारा व्यक्ति का, ठीक है, यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया गया है, प्रभावित होता है। यह बच्चों आपकी तर्क शक्ति पर आधारित प्रश्न होता है कि संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन दिया गया अधिकार, दूसरा कर्तव्य, तीसरा शरीर और फोर्थ ऑप्शन है आचरण। तो इसमें सुटेबल आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए कि संगीत द्वारा व्यक्ति का बच्चों क्या प्रभावित होता है। तो संगीत द्वारा जो व्यक्ति का बच्चों प्रभावित होता है वह आचरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी ना बच्चों क्वेश्चन जो होता है तर्क शक्ति पर आधारित होता है। ये आपको क्या अपनी तर्क शक्ति के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या भाषा है? पहला ऑप्शन है ब्रज, दूसरा है अवधी, तीसरा ऑप्शन है भोजपुरी और फोर्थ ऑप्शन है खड़ी बोली। तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत, ठीक है बच्चों, की भाषा क्या थी? तो पद्मावत की भाषा जो थी बच्चों अवधी भाषा थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अवधी भाषा। आपको ध्यान रखना है जो पद्मावत है बच्चों, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत को लिखा गया है। और यह किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, यहाँ से आपको 2 प्रश्न बन जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हिंदी की आदि जननी है। ठीक है, हिंदी की आदि जननी है। 4 ऑप्शन है। पहला है संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा है प्राकृत और फोर्थ है अपभ्रंश। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये पहले ही चैप्टर से आपका प्रश्न है। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी की आदि जननी है तो क्या है? संस्कृत होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? ठीक है, जो भारतीय संविधान है इसमें हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो पहला ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, दूसरा है 15 सितंबर 1949, तीसरा ऑप्शन है 14 सितंबर 1950 और फोर्थ ऑप्शन है 15 सितंबर 1950। तो इन चारों में से एक ऑप्शन राइट है, बाकी 3 गलत हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। 14 सितंबर 1949 को क्या है बच्चों? हिंदी भाषा को संविधान में मान्यता प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि चौपाई की प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो पहला ऑप्शन है 11, दूसरा है 13, तीसरा ऑप्शन है 16, फोर्थ ऑप्शन है 15। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है 16, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 के अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया वस्त्र होता है, दूसरा वर्ण होता है, थर्ड ऑप्शन है आभूषण होता है, फोर्थ ऑप्शन है विशिष्ट होता है। तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे बच्चों वह आभूषण होता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो बच्चों शांत रस का हमें स्थायी भाव बताना है। तो पहला ऑप्शन है वैराग्य है, दूसरा है क्षमा, तीसरा है दया, फोर्थ ऑप्शन निर्वेद। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी निर्वेद। जो शांत रस का स्थायी भाव होता है वह निर्वेद होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यानी बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से ये क्वेश्चन को पूछा गया है। और क्वेश्चन है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है वीरांगना कहते हैं, दूसरा है पुत्रवती कहते हैं, या वीर प्रसू कहते हैं, या वीर बहुरी कहते हैं। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा
वह होगा वीर प्रसु। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि तुलसी कृत कवितावली, विनय पत्रिका व गीतावली की भाषा क्या है। तो बच्चों तुलसीदास ने तीन रचनाएं तुलसीदास की तीन रचनाएं हैं। पहली है कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि गीतावली के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास है, या विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास है या कवितावली के। तो बच्चों इन तीनों की भाषा क्या थी, तो पहला ऑप्शन है अवधी थी, दूसरा है ब्रज भाषा थी, तीसरा ऑप्शन है कन्नौजी थी, फोर्थ ऑप्शन है बघेली थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, और काफी घुमा के क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध वाक्य है। ठीक है, शुद्ध वाक्य हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है गाय की पूंछ होती है, दूसरा है उसकी बेटी हुई, थर्ड ऑप्शन है गोपाल को लड़का हुआ, फोर्थ ऑप्शन है मर्द की दाढ़ी होती है। तो इन चारों में से एक वाक्य शुद्ध है, बाकी क्या बच्चों अशुद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी की उसकी बेटी हुई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों तीन ऑप्शन जो है ये देखते हैं, ये क्या गाय की पूंछ होती है, गाय की नहीं बच्चों, यहाँ की शब्द आना चाहिए था, गाय की पूंछ होती है। ठीक है, गोपाल को लड़का हुआ, गोपाल को नहीं, गोपाल की पत्नी को लड़का हुआ। ठीक है, यह गोपाल का लड़का है, इस प्रकार ये वाक्य होना चाहिए था। मर्द की दाढ़ी होती है, यानी मर्द की नहीं, मर्द को दाढ़, मर्द के या को आना चाहिए था, मर्द के दाढ़ी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन यानी तीन ऑप्शन हमें क्या इसके गलत लग रहे थे, और जो ये ऑप्शन नंबर बी था ये हमें थोड़ा बहुत सही लग रहा था। ठीक है, इसलिए हमने ऑप्शन बी लगाया है, क्योंकि हमें राइट तो बताना ही है, क्योंकि चार ही ऑप्शन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। अभय और उभय का हमें सही अर्थ बताना है, क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है निर्भय डैश दोनों, दूसरा ऑप्शन है हवा डैश अग्नि, थर्ड ऑप्शन है पढ़ना डैश पढ़ाना, और फोर्थ है दोनों डैश निर्भय। तो अभय और उभय का हमें शब्द युग्म का अर्थ बताना है, क्या होगा। तो बच्चों जो अभय होता है, अभय का अर्थ होता है निर्भय। ठीक है, और जो उभय होता है, उभय का अर्थ होता है दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर बनेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है। तो हमें शुद्ध रूप बताना है, ये प्रतिस्पर्धा दिया गया है, और इस प्रतिस्पर्धा की हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है, कौन सा में सही लिखा हुआ है। तो ये चार ऑप्शन है, आप इसका वीडियो को पॉज करिए, यानी यहाँ पर रोक दीजिए वीडियो को, और इसे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्रतिस्पर्धा जो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा हुआ है प्रतिस्पर्धा, बाकी तीनों में क्या मिस्टेक है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो हमें यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य बताना है। तो ये चार है अनाधिकार, मैथिली, वाहिनी, कवयित्री। ठीक है, इन सभी में एक वाक्य शुद्ध है, बाकी क्या अशुद्ध है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अनाधिकार। ऑप्शन ए जो है ये सही लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चों मैथिली है, मैथिली किस प्रकार लिखा जाता है। तो मैथिली में बच्चों थ पे छोटी की मात्रा लगती है, मैथिली इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, वाहिनी किस प्रकार लिखा जाता है। तो वाहिनी पे क्या है पे भी छोटी की मात्रा लगती है, वाहिनी होता है। इसी प्रकार कवयत्री जो होता है बच्चों, कवि लिखा जाता है, और यत्री इस प्रकार लिखा जाता है, कवि यत्री, यह पे कोई मात्रा नहीं लगती। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अनाधिकार इसी प्रकार लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। यानी हमें बताना है तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि आपको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, कौन सा अरबी, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, ये संस्कृत के शब्द हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बावर्ची, दूसरा है बेगम, तीसरा है डेरा, फोर्थ है दरोगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या राइट आंसर होगा आपको बताना है, क्या होगा बच्चों।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डेरा। डेरा जो है बच्चों ये देसी भाषा का शब्द है, ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, जबकि बावर्ची, बेगम और दरोगा जो है तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पलंग शब्द का तत्सम रूप है। तो हमें यहाँ पर पलंग का तत्सम बताना है। ठीक है बच्चों, पहला ऑप्शन है पलंगा, दूसरा है पलवंग, तीसरा है पर्यंक और फोर्थ है पटल। तो पलंग का हमें तत्सम रूप बताना है, क्या होगा? तो पलंग का जो तत्सम रूप होता है बच्चों वह पर्यंक होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है मूर्ख बन जाना, दूसरा ऑप्शन है अपमानजनक बात करना, थर्ड ऑप्शन है बुद्धि भ्रष्ट होना, फोर्थ है बेफिक्र होना। तो अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का जो अर्थ होता है बच्चों वह होता है ऑप्शन नंबर सी बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमें भुजंग जो है बच्चों इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है बयाल, दूसरा है गरुण, तीसरा है सर्प और फोर्थ ऑप्शन है पन्नग। तो भुजंग का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, कौन सा नहीं है। तो बच्चों जो गरुण होता है ये भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जबकि बयाल, सर्प और पन्नग ये सभी सांप के या भुजंग के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि धूसर का पर्यायवाची होगा। ठीक है, धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? पहला ऑप्शन है खनक, दूसरा है सदन, तीसरा है बेसर, फोर्थ है गजबदल। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो बच्चों जो धूसर का पर्यायवाची होगा वह होगा बेसर। ठीक है, बेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेसर। बच्चों जो बेसर का अर्थ होता है वह होता है राक्षस से। ठीक है, राक्षस या धूसर या बेसर ये राक्षस का पर्यायवाची होता है। जो बच्चों खनक होता है चोर का पर्यायवाची होता है चोर का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चोर या दस्यु भी हम इसे कह सकते हैं, दस्यु भी काफी इंपॉर्टेंट है कि दस्यु किसका पर्यायवाची है, तो चोर का है। सदन आप सभी को पता है किसका होता है, आलय या घर का होता है। ठीक है, आलय या घर का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों, सदन होता है। ठीक है, इसी प्रकार गजबदन तो आपको पता ही है किसका होता है, जो महाबली होते हैं, जो हाथी के बराबर बल हो जिसमें उसे गजबदन कहते हैं। यानी हाथी का भी हो सकता है और काफी और किसी का भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर बेसर हो जाएगा जो कि राक्षस का पर्यायवाची है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 की धृष्ट शब्द का विलोम नहीं है। धृष्ट शब्द का विलोम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विनम्र, दूसरा है विनीत, तीसरा है दोनों सही, फोर्थ है तृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों जो धृष्ट शब्द है इसका विलोम नहीं है। तो धृष्ट का विलोम क्या होगा? एक तो धृष्ट व्यक्ति है, दूसरा क्या है विनम्र भी होता है, विनीत भी होता है, यानी दोनों सही है। लेकिन तृष्णा जो है धृष्ट का विलोम नहीं है। तो ऑप्शन डी हमें इसका राइट आंसर लगा देंगे। यही एग्जाम में पूछा गया है कि धृष्ट का विलोम नहीं है तो तृष्णा नहीं है, जबकि विनम्र, विनीत, सौम्य ये धृष्ट के विलोम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि क्वेश्चन नंबर 23 है कि अवर का विलोम शब्द है। अवर का विलोम शब्द क्या होगा? पहला है लघु, दूसरा है प्रवर, तीसरा है सुवर और फोर्थ ऑप्शन है कनिष्ठ। तो बच्चों अवर का जो विलोम होता है वह प्रवर होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवर का विलोम क्या होता है? प्रवर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ठीक है, वस्त्र, आकाश, बादल, मेघ ये किस शब्द के पर्यायवाची हैं? पहला ऑप्शन है अवर के, दूसरा है सारंग के, तीसरा है गो और फोर्थ ऑप्शन है सभी गलत हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल इसके सब किसके अनेकार्थी हैं? तो अवर के अनेकार्थी हैं, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन है कि गंगा तट पर कुछ लोग आरती कर रहे थे। रेखांकित शब्द में समास है। ठीक है,
तो हमें बताना है इसमें समास क्या है। गंगा तट, तो गंगा के तट पर, ठीक है, गंगा का तट या गंगा के तट, इसमें समास हमें बताना है कौन सा होगा। द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष होगा, या कर्मधारय होगा, या अव्ययी भाव समास होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा बच्चों, वह होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की हस्तलिखित शब्द में समास है, यानी हस्तलिखित शब्द में समास है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है बहुब्री और फोर्थ है द्वंद्व। तो बच्चों हस्तलिखित में कौन सा होगा, तो हाथ से लिखित, यानी हाथ से लिखित वह क्या होता है, हस्तलिखित होता है, यानी तत्पुरुष समास, यानी से वर्ड आ गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हाथ से लिखित यानी हस्तलिखित तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, संधि के कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो बच्चों संधि के जो भेद होते हैं वह 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है कि दस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, दस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन है दुस प्लस तर, दूसरा ऑप्शन है दश प्लस तर, फोर्थ ऑप्शन है दो प्लस तर और फोर्थ ऑप्शन दूर प्लस तर। तो दस्तर का जो संधि विच्छेद होगा बच्चों वो होगा दो प्लस तर, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन क्या होगा कि सहकर्मक क्रिया की पहचान करें। ठीक है, सहकर्मक क्रिया की पहचान करें। पहला ऑप्शन है मुस्कुराना, दूसरा है रोना, तीसरा है हंसना और फोर्थ ऑप्शन है पढ़ना। तो 29 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, कि सहकर्मक क्रिया बतानी है। तो बच्चों सहकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसका ऑब्जेक्ट हमें पता हो। तो पढ़ना इसमें सहकर्मक क्रिया, क्या पढ़ रहे होंगे, किताब या अखबार पढ़ रहे होंगे या पुस्तक पढ़ रहे होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सहकर्मक क्रिया है, जिसमें बच्चों कर्म यानी ऑब्जेक्ट हमें पता हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। ठीक है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। पहला ऑप्शन है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, फोर्थ है सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों यहाँ पर क्या आधा लीटर वर्ड आया है, आधा लीटर किसे दर्शाता है, मात्रा को दर्शा रहा है। तो यानी लिक्विड की मात्रा किसमें आती है, परिमाणवाचक में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और आज की वीडियो का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, यानी सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो पहला ऑप्शन है सतचरित्र से, दूसरा है चरित्र से और थर्ड ऑप्शन है चरित्रता से और फोर्थ ऑप्शन है सच्चरित्र से। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चरित्र, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी चरित्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है कि हिंदी की श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो हिंदी की श ध्वनि का उच्चारण स्थान है, पहला है मूर्धन्य, दूसरा है तालव्य, थर्ड ऑप्शन है दंत्य और फोर्थ है ओष्ठ्य। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा तालव्य, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तालव्य। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वीडियो का ये कि क्वेश्चन नंबर 33 किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, यानी कंठ तालु है, सॉरी कंठ तालु बताना है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। तो ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा ए से ए तक, यानी ऑप्शन नंबर डी। बच्चों आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट कर जरूर बताएं, और बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि नए बच्चे भी क्या इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं, क्वेश्चन कैसे थे। अगर आपको इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन की वीडियो देखनी है या क्वेश्चन पढ़ने, तो मैं इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।